हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में, जिसमें से एक अध्याय अपन देख चुके थे। आज बात करेंगे अपन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अंदर से अध्याय 2 के बारे में। तो अध्याय 2 में पहला सवाल दे रखा है कि जीएसडीपी में कृषि की हिस्सेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है कि स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी में कृषि का हिस्सा प्रचलित कीमतों की तुलना में अधिक है। ठीक है। दूसरा दे रखा है कि प्रचलित कीमतों पर कृषि जीएसडीपी की वृद्धि दर लगभग 9.64% आपको बता रखी है। तो इसमें ये वाली बात तो गलत है और ये वाली सही है। क्यों सही है, दोनों बात करते हैं। देखो, स्थिर कीमतों पर जो अगर बात करें जीएसडीपी आपको बतानी है तो कितनी बताओगे, यहाँ पर लिख सकते हो 26.21% है। अगर बात करें प्रचलित कीमतों के बारे में, फिर यहाँ पर बोल सकते हो करंट प्राइस के बारे में, तो वो 26.72 है। ये याद रखना। इसमें ये बता रखा है कि जो स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी है ना, वो कृषि का हिस्सा प्रचलित कीमतों की तुलना में अधिक बता रखा है, जबकि एक्चुअल जो डाटा है वो ये है। तो इसमें ये बात गलत हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ओनली ऑप्शन बी रहेगा। इन दोनों के बारे में लिख सकते हो, ये तो स्थिर है, और ये नीचे लिख सकते हो ये प्रचलित के बारे में बताया गया है, और ये परसेंटेज इतनी यहाँ पर बता रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि प्रचलित कीमतों पर कृषि का जीएसडीपी 2.82 लाख करोड़ है। ये बात गलत हो जाती है। प्रचलित कीमतों पर कितना है ये याद रखना, 3.82 लाख करोड़ आपको बताना है। ठीक है। अगर बात करें परसेंटेज में तो याद रखना 26.72% आपको बताना है योगदान के अनुसार। ठीक है। अगर जो एनुअली पूछे तो याद रखना 9.99% आपको बता सकते हो। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको एक साथ बता दी। नेक्स्ट दे रखा है इसमें, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि स्थिर मूल्यों पर 2019-20 से 2023-24 तक कृषि जीएसडीपी का वार्षिक वृद्धि दर है वो 3.86% है। ये बात आपको एकदम सही है। स्थिरों के बारे में बात हो रही है तो परसेंटेज पूछा जाए तो याद रखना, यहाँ पर आपको बता सकते हो 26.21%, जो मैं ऊपर बता कर आया हूँ। अगर जीएसडीपी के अनुसार डाटा पूछा जाए तो याद रखना 2.5 लाख करोड़ आपको बता सकते हो। ये दोनों के दोनों, तो ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड सही रहेगा। तो सेकंड वाला कौन सा है, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। राजस्थान में भूमि उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला आ जाता है, देखो, बोया गया शुद्ध क्षेत्र कुल प्रतिवेदी क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा जाता है कि राजस्थान में बंजर भूमि का क्षेत्रफल वनों से भी अधिक है। ये चीज़ें आप पर बता रखी है। तो इसमें ऑप्शन ये वाला भी सही है। अगर परसेंटेज आपसे पूछा जाए बोए गए क्षेत्र का तो याद रखना 53.74% बताना है। और दूसरा दे रखा है कि राजस्थान में बंजर भूमि का क्षेत्रफल है वनों से अधिक बता रखा है। बंजर भूमि का जो परसेंटेज है ना वो है 10.39% है, और वानिकी या फिर वनों से संबंधित जो डेटा आता है वो आ जाता है 8.09% आपको बताना है। ये वनों से संबंधित है और ये बंजर से आ जाता है। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन नंबर ये वाला भी सही रहेगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट आता है कि भूमि उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में वनों का जो प्रतिशत है वो 8.09% है। ठीक बात है। कितना है, 8.09% है। दूसरा दे रखा है कि ऊसर तथा कृषि अनुपयोगी भूमि का क्षेत्रफल बंजर भूमि से अधिक बता रखा है। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। किस प्रकार से गलत होती है वो सारे डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, राजस्थान के अंदर से जो भूमि का उपयोग होता है ना वो कितने लाख हेक्टेयर में होता है, तो याद रखना 342.81 लाख हेक्टेयर के अंदर से इसका यूज होता है। अगर बात करें शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र है वो आता है टोटल 53.74%। दूसरा दे रखा है जो बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि वो आ जाती है 10.39%।
अगर बात करें वानिकी के बारे में बोले तो वनों के बारे में तो आ जाती है 8.09%। ठीक है, एक और आ जाती है उसर। उसर भूमि या फिर कृषि अनुपयोगी भूमि बोला जाता है, वो उसका परसेंटेज आता है 6.89%। यही बात अपना जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना वो कहता है। सेकंड वाले ऑप्शन को दोबारा से देखो, देखो ऊसर तथा कृषि अनुपयोगी का जो क्षेत्रफल है वो बंजर भूमि से ज़्यादा है। नहीं भाई, ऊसर का क्षेत्रफल है 6.89%, जबकि बंजर भूमि का है 10.39%। ये भी याद रखना। अगर बात करें बागों के बारे में पूछ लिया जाए या फिर वृक्षों के झुंड आ जाता है तो वो बहुत कम मिलेगा आपको राजस्थान में, पॉइंट में मिलेगा, 0.009% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप बोल सकते हो बाग। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में प्रचलित भूमि जोतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दे रखा है, देखो कृषि में प्रचलित भूमि जोतों की कुल संख्या 2010-11 में 68.88 लाख से बढ़कर 2015-16 में 76.55 लाख हो गई। ठीक बात है। दूसरा बात करें तो इस अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में भूमि जोत का औसत आकार 3.07 हेक्टर से घटकर 2.37 हेक्टर हो गया। ये बात भी सही है। दोनों के दोनों आपको ऑप्शन सही मिलेंगे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों। थोड़ा सा इन दोनों के बारे में मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। देखो गाइस, अगर कुल प्रचलित भूमि जोतों की जो संख्या है उसमें कितना परसेंट आया है, उसमें 11.14% की वृद्धि आपको देखने को मिली है। उसी प्रकार से बात करें तो कुल जोतों का जो क्षेत्रफल है उसमें आपको कमी देखने को मिली है, कितनी? 1.24% की। ये आपको कमी दिखाएगी। और भूमि जोतों का जो औसत आकार है उसमें आपको 11% है, वो आपको कमी देखने को यहाँ पर मिलेगी, जो यहाँ पर बता रखी है। देखो, ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऐसे ही सेम सवाल आएंगे आपके RS फ्री में, 100% देख लेना गाइज। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो थोड़ा बहुत मेरे को मोटिवेशन देने की लाइक और सब्सक्राइब करना न भूला करो। ठीक है, 2010 और 11 और 2015-16 के बीच में कुल जोतों के क्षेत्र में 1.24% की गिरावट आई है। ठीक बात है, कितनी आई है? 1.24% की गिरावट आपको देखने को मिली है। ये मैंने बताया, यहाँ पर लिखा रखा है ना, देखो ये गिरावट आई है, ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। दूसरा बात करते हैं, 2010 और 11 से लेकर 2015-16 की अवधि के दौरान कृषि में प्रचलित भूमि जोतों के तहत कुल क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। यहाँ पर क्या आई है? कमी आई है, वो मैंने यहाँ पर बताया आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, भूमि उपयोग पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है कि स्थायी चारागाह और अन्य चारागाह भूमि कुल प्रचलित क्षेत्र का 5.87% कवर करती है। तो इस वाले ऑप्शन में ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उसर या फिर कृषि अयोग्य भूमि कुल प्रचलित क्षेत्रफल का 6.97% है, तो ये गलत है। तो इसमें न तो पहले वाला होगा न ही दूसरे वाला होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में प्रचलित भूमि जोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है 2010-11 से 2015-16 तक प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 11.47% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इस अवधि के दौरान प्रचलित भूमि जोत का औसत आकार बढ़ा है। ये बात गलत आ जाती है। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रचलित जोत धारक और महिला प्रचलित जोत धारक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर छप सकता है इससे, महिला जोत धारकों के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला कथन आता है कि सीमांत भूमि जोत 1 हेक्टर से कम में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है। ठीक बात है। बड़ी भूमि जोत 10 हेक्टर से अधिक और सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। ये बात गलत आ जाती है।
दूसरा जाता है कि 2010-11 से 2015-16 तक महिला प्रचालित जोत धारक हैं वो 49% की वृद्धि आपको देखने को यहाँ पर मिली है। इस वाले को थोड़ा सा चेंज करना, यहाँ पर जो ऑप्शन है ना ये सही है लेकिन ये गलत आ जाता है। महिला प्रचलित जोत धारकों के क्षेत्रफल में 24% की वृद्धि आपको देखने को मिली है, ये भी गलत आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, ये वाला। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखो गाइस, पहले बात करते हैं देखो अपन इन्हीं के बारे में, महिला वालों के बारे में। जो महिलाओं की जो संख्या है वो 2015-16 के अंदर से इसको 42% की वृद्धि आपको देखने को मिलती है महिला प्रचलित जोत धारकों के बारे में। क्षेत्रफल में बात करें अपन तो आपको 24% की वृद्धि आपको देखने को मिली है, या फिर बोल सकते हो 16.55 लाख हेक्टेयर में। अब बात करते हैं जोत धारक। जोत धारक के हिसाब से बात करें ना गाइज, तो देखो सबसे पहले जो सीमांत नाम आता है वो आते हैं जिसमें से 1% रहता है, मतलब कि 1 हेक्टेयर उनके पास में, तो इनकी संख्या 40% आपको देखने को मिलेंगी। लघु के बारे में बात करें तो ये 22% आपको देखने को मिलेंगे। एक आता है अर्ध मध्यम, ये आता है 2 से 4 हेक्टेयर के अंदर, तो इसमें भी 18.50% आपको देखने को मिलेगा। इन तीनों के अंदर से आपको वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन अगर वहीं बात करें अपन किसके बारे में, मध्यम और बड़ों के बारे में, मध्यम और बड़े बात करें तो देखो 4 से 20 हेक्टेयर तक होता है, उनको मध्यम बोला जाता है। इसमें 15% आपको गिरावट देखने को मिली है। और बड़े हैं जिसके पास में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है उनको बड़े में शामिल किया जाता है, और इसमें 4.69% की आपको गिरावट देखने को मिली है। इन दोनों के अंदर से आपको गिरावट देखने को मिली है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में कृषि उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कृषि उत्पादन के बारे में बात करें ना गाइज, तो देखो 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रिम 345 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन गलत आता है। दूसरा 2021-22 में से लेकर 2023-24 तक खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर है वो 3.8% है, ये बात भी यहाँ पर आपको गलत मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में रबी का योगदान खरीफ से अधिक आ जाता है। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके अंदर से रबी का जो परसेंट अगर बात करें तो आ जाता है 8.37%, इसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और बात करें खरीफ का, तो खरीफ का जाता है कितना, 18.04%, इसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है। ये बात यहाँ पर सही है कि रबी का योगदान खरीफ से अधिक होता है। ये करंट डेटा है, ये भी याद रखना। देखो रबी का अगर बात करें मेट्रिक टन में तो 155 मेट्रिक टन इसमें मिल जाता है, लाख मेट्रिक टन मिलेगा। लेकिन खरीफ के बारे में बात करें तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, 89.83 लाख मेट्रिक टन ही आपको मिलेगा। ये है खरीफ का, याद रखना, खरीफ का। और ये आ जाता है रबी का, तो ये बात सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कपास उत्पादन में 5.58% की गिरावट आई, ये बात भी यहाँ पर सही आ जाती है। बात करें देखो तिलहन में भी गिरावट आई है। गन्ना है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये वाला सही रहेगा। अगर जैसे तिलहन के बारे में बात करें, तिलहन में आपको कमी देखने को मिलेगी, कितनी मिलेगी, 2.10%। दूसरा बात करें गन्ना के बारे में, तो गन्ने में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी 4.13%। और उसी प्रकार से कपास की मैंने लिखाई दी, यहाँ पर बता रखा है कितना, 5.58% है, ये गिरावट आपको देखने को मिली है। इन दोनों में गिरावट है और इन दोनों में एक में वृद्धि है इस वाले में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस कि प्रमुख फसल उत्पादन में तुलनात्मक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान बाजरा, सरसों तथा कुल तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक बात है। वैसे देखा जाए ना तो राजस्थान बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और गंवार इनमें पहला स्थान रखता है। दूसरा बात करते हैं मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान आ जाता है। पोषक अनाज हो गए मूंगफली, इसमें सेकंड स्थान रहता है राजस्थान का। और देश में गंवार के कुल उत्पादन का राजस्थान का जो योगदान है वो 87.69% आपको देखने को मिलता है, ये बात भी सही आ जाती है।
और नेक्स्ट आता है कि देश के कुल दालों के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि चारों के चार ऑप्शन सही है। पहला स्थान याद रखना, बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और गंवार में पहला स्थान रखता है। दूसरे में जैसे कोई भी पोषक अनाज होते हैं और मूंगफली होते हैं, उनमें दूसरा स्थान है राजस्थान का। तीसरा स्थान जैसे ज्वार हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, जो भी दालें हैं उनमें तीसरा स्थान आपको राजस्थान का देखने को मिल जाता है। तो चारों के चार ऑप्शन सही हैं आपके। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान में कृषि योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला आ जाता है कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 में 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों की शुरुआत की गई, ठीक है। दूसरा, यह योजना 2018-19 में राजस्थान के सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू की गई, ये बात भी सही आ जाती है। तीसरा आ जाता है, यह योजना गेहूं, जौ, चना जैसी पुरानी किस्मों की फसलों को बीज उत्पादन में पर केंद्रित करती है, ये बात भी ठीक है। और नेक्स्ट आती है कि योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा अपने खेतों में गुणवत्तापूर्वक बीजों का उत्पादन को बढ़ावा देना, ये बात भी सही आ जाती है। तो उसके चारों के चार ऑप्शन सही रहेंगे इसके भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला देखो कि राजस्थान भारत में बाजरा और सरसों का प्रमुख उत्पादन में पहला स्थान रखता है, ठीक है। प्रमुख उत्पादन है, वैसे देखा जाए तो बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और गंवार में पहला स्थान है राजस्थान का। दूसरा बात करते हैं, दूसरा बता रखा है कि देश के कुल उत्पादन में 13.89% योगदान के साथ में राज्य पोषक अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये बात गलत आ जाती है। पोषक अनाज के अंदर से बात करें तो दूसरे नंबर पर है, कितने पर है, सेकंड पे। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के कुल खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 2021-22 में 2023-24 तक बढ़कर कितनी हो जाती है, 3.08% रहने का अनुमान है, ये बात गलत आ जाती है। और नेक्स्ट आता है कि भूमि जोत में सबसे बड़ी गिरावट बड़ी भूमि जोत 10 हेक्टर में देखी गई है, ये बात भी आपको सही देखने को मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भूजल संसाधन मूल्यांकन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे अधिक है वो अत्यधिक दोहन की देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में भूजल दोहन की दर क्या है। तो भूजल दोहन की जो दर है ना गाइज, वो भी याद रखना, वो है 150%। इम्पोर्टेंट है, ज़रूर छप सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में भूजल संसाधन मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि राजस्थान में भूजल संसाधनों के लिए कुल 302 ब्लॉकों का मूल्यांकन किया गया, गलत बात आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में 38 ब्लॉकों को भूजल संसाधनों के लिए सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया, ये बात भी नहीं है। अति दोहित के रूप में वर्गीकृत ब्लॉकों की जो संख्या है वो 23 है, ये याद रखना, ये सही है। राजस्थान में भूजल दोहन की जो दर है वो 150% है, ये भी सही है। देखो वैसे देखा जाए ना गाइज, तो इसमें क्या पूछा गया कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा गलत है। थोड़ा सा मैंने भी यहाँ पर सिली मिस्टेक की है, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी के कारण क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था। 150% वाला सही है, ठीक है, लेकिन ये जो अति दोहित के रूप में वर्गीकृत ब्लॉकों की संख्या है ये 23 न होकर कितनी है, ये याद रखना, ये 216 है, 216। ये वाला ऑप्शन आपके आंसर के अकॉर्डिंग ये सही है कि यहाँ पर ये सही है। वैसे देखा जाए तो ये भी सही है आपका कि राजस्थान में 38 ब्लॉकों को भूजल संसाधनों के लिए सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गलत पूछा गया है वो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही रहेगा। ये भी सही है आपका, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप करो उसको एक बार दोबारा से 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सरहिंद फीडर और इंदिरा गांधी फीडर की रिलाइनिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दे रखे हैं, इस कथनों के बारे में बात करें। देखो परियोजना के लिए दोबारा से कहीं ये तो नहीं दे रखा ना, निम्नलिखित कौन सा गलत है वो पूछा गया है, ये याद रखना। यहाँ पर पूछा गया है कि परियोजना के लिए भारत सरकार और पंजाब सरकार के बीच में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है, ये भी याद रखना, ठीक बात है।
और परियोजना के लिए केंद्र और राज्य के बीच में पोषण अनुमान जो अनुपात है वो 70-30 का बताया गया है। ये इसमें गलत आता है। यहाँ पर बात करें तो कितना बताना है आपको, 60-40 का बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस परियोजना में सरहिंद फीडर और इंदिरा गांधी फीडर दोनों शामिल हैं, ये भी सही है। और रिलाइनिंग परियोजना का उद्देश्य पंजाब और राजस्थान की सिंचाई प्रणालियों में सुधार करना है, ये बात भी सही है। तो इसमें जो गलत पूछा गया है ये है सेकंड वाला कौनली, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट सवाल। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERPC लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, संशोधित पार्वती कालीसिंध, इन तीनों नदियों के बारे में याद रखना। पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखना, जो भी समझौता हुआ है उसके बारे में है। और इसमें लास्ट में ये दे रखा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा गलत है, वो पूछा गया है गलत के बारे में। देखो, इस परियोजना का लक्ष्य दक्षिणी राजस्थान की नदियों के अतिरिक्त पानी एकत्रित करना है, ये सही है। इसमें शामिल नदियों में चंबल, कोन्नू, पार्वती और कालीसिंध, ये भी सही है। इस परियोजना में कितना आ जाता है गाइज, 45,000 करोड़ रुपए की अनुमानित व्यय यहाँ के साथ में 5 बैराज और 1 बांध का निर्माण शामिल है, ये भी ठीक है। तो फिर गलत कौन सा है, गलत आ जाता है, देखो, इस परियोजना में केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात राज्य शामिल हैं, ये गलत आ जाता है। इसके अंदर से बात करें ना गाइज तो ओनली 2 ही राज्य शामिल हैं, एक तो मध्य प्रदेश आ जाता है, एक अपना राजस्थान। गुजरात का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर, गलत के अनुसार बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ये वाला रहेगा। तो ये वाला वीडियो अपनी ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहे।